हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि किसी भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, और जेई और नीट और बिटसेट में तो है ही। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है तो आपको जेई में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही सब सिलेबस आपको जेई में भी आएंगे। उसका लेवल थोड़ा अलग होगा, नीट में भी आएंगे। तो अगर आपको बेसिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कहीं भी रुकावट नहीं होगी, कहीं भी आपको, जबकि बल्कि आपको मजा आएगा फिजिक्स समझने में। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट भी करना है, लिखना है साथ साथ आपको, और क्वेश्चंस भी करने हैं जब चैप्टर पूरा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा तो। ठीक है बच्चों, तो हैव ए लुक, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10th में इसका छोटा सा पोर्शन था जिसमें एसी जनरेटर भी बताया गया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10 से शुरू हो जाता है, 11th में फिर नहीं है, फिर 12th में आ जाता है ये। तो इसका नाम क्या सजेस्ट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोल रहा है, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट के लिए बोल रहा है। तो ये रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्या रिलेशन है? देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। और हमने वहां पर रिलेट किया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है। अभी हम लोग दोनों को भी इसमें भी सेम चीज करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, रिलेट करना है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पढ़ना है हमारे को फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको हम लोग ईएमआई भी लिखते हैं शॉर्टकट में, तो हम लोग ईएमआई वर्ड बोलेंगे बार बार, ईएमआई ईएमआई ईएमआई। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी होता है ईएमआई, जो हम लोग पे करते हैं जनरली, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, या यूं कह लो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके ऊपर फराडे ने काम किया था। फराडे ने क्या किया था वो देखो, ये कॉइल है, ये गलवानोमीटर है, इसमें निडल लगा होता है, जो करंट आएगा तो वो शो करेगा कि हाँ करंट आ गया, डिफ्लेक्शन होगा। ये कॉइल है। हम लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और कॉइल की तरफ इसको मूव किया, तो यहां पर निडल का रिफ्लेक्शन सपोज कुछ ऐसा आ गया। उसने ऑब्जर्व किया, फराडे ने ऑब्जर्व किया कि भाई जब मैग्नेट पास में ले जाता हूं तो ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। दूसरा सेटिंग है, ये है सेटिंग नंबर 1। ये है मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट इज मूविंग अवे। तो फराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो करंट का डिफ्लेक्शन है वो दूसरी तरफ हो गया, सॉरी गैल्वानोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है जस्ट अपोजिट टू दिस केस। उसने तीसरा सेटअप तैयार किया, इसमें किसी के पास मोशन ही नहीं है, रेस्ट पे हैं दोनों। तो उसने देखा कि गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 है। 3 केसेस, करंट का रिफ्लेक्शन दोनों में हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है। तो फराडे ने ऑब्जर्व किया कि भैया कुछ गड़बड़ है ये, तो जब तक हिलाते रहते हैं, मोशन देते हैं, तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रेस्ट पे कर दिया सिस्टम को, रीडिंग 0, नो करंट। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, हम लोग यहाँ फ्लक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल। बताओ, किसी भी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे आता है ना, ऐसा। तो जब ये पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी इस कॉइल के लिए।
उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब आप तो सोच रहे हैं कि फ्लक्स क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। पहले फराडे के बात को समझ लें, फराडे के एक्सपेरिमेंट को समझ लें। तो फराडे ने बोला कि जब ये वापस भी जा रहा है तो फ्लक्स इसका वीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे जाएगा डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि कम होती जा रही है। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो उस कॉइल में एक वोल्टेज बनेगा, इंड्यूस वोल्टेज इन दिस कॉइल। वो फिर करंट को लेके आएगा अपने साथ, बोलेगा मैं नया करंट अब दूंगा। तो ये करंट इसमें ऑब्जर्व होगा कॉइल में। क्या क्या होता है फिर से सुन लो। जब भी मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा, इन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर्किट में वोल्टेज बनेगा, डेवलप होगा, और वो वोल्टेज करंट को लाएगा सर्किट में। दिस इंटायर फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म की वजह से करंट का आना। तो फराडे ने इसको दो लॉ में डिवाइड किया था। फराडेज फर्स्ट लॉ लिख लो, फराडेज फर्स्ट लॉ। Whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, EMF or current is induced in the coil. जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, देखो यहाँ तो मोशन ही सीज हो गया, दोनों रेस्ट पे है तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो ही ये फेनोमेना होगा। अगर आप मैग्नेट को रेस्ट पे रख दो, कॉइल को भी ले जाओ मैग्नेट की तरफ, तब भी वो चीज ऑब्जर्व होगी, ये करंट उसमें होगा। तो फराडे ने बोला था whenever there is a change in magnetic flux, EMF is induced in the coil. EMF or current is induced. दूसरी बात, अगर हम EMF मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलोगे तो आप ये लिख सकते हो कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, EMF or current is induced in the coil. ठीक है, लेकिन आप मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड से को बार बार इस्तेमाल करना होगा, तो हम लोग इस पे लेके चलेंगे। तो लिख सकते हैं whenever there is change in magnetic flux, EMF or current is induced। ठीक है, हम कॉइल की बात करें तो इंड्यूस इन द कॉइल लिख सकते हैं। दूसरी बात है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वी कैन से E directly proportional d phi by dt, or we can say E is equal to minus of d phi by dt। ये है फराडे का लॉ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। क्या इसका फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फ्लक्स को phi से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कब? जब जब क्लोज लूप में हमारे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू होगा, दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया था, कोई भी क्लोज लूप था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली यहाँ भी है। तो ये जो फ्लक्स होगा, इसका जो बेसिक फार्मूला होगा, बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर लिखेंगे, बेसिक फार्मूला, और डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? बी ए कॉस थीटा मिलेगा। वेक्टर में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो यहाँ जो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स: मैग्नेटिक फील्ड, area of the coil, and angle between magnetic field and area of the coil। मान लो हमारे पास कोई ऐसा लूप है, area vector is always perpendicular to the surface, always, हमेशा।
अगर मैं ऐसा लूप दिखा रहा हूं एरिया, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर सपोज मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये एंगल हमारे को लेना है थीटा, दिस वन। सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ ले लिया तो ये एंगल लेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ये वाला एंगल ले लेते हैं प्लेन सरफेस के साथ अल्फा, ये वाला। ऐसी गलती नहीं करना। इस फॉर्मूले में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का ही एंगल हमारे को लेना है, तो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बी ए कॉस अल्फा यहाँ नहीं लेना है हमारे को। मैं बार बार बोलता हूँ, बोर्ड में 3 साल पहले बच्चे ने गलती हुई थी, उसने ये वाला एंगल ले लिया था। अब बोर्ड एग्जाम में पेपर में ये वाला एंगल गिवन था, तो 90 माइनस ये कर देंगे तो आएगा ना थीटा वाला एंगल। सो बी केयरफुल बच्चों। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन बी ए एंड एंगल बिटवीन बी एंड ए। इसमें से एक भी चीज अगर चेंज करेगा तो फ्लक्स तो चेंज होगा, राइट। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, दिस वन डी फाई बाई डी टी है, चेंजिंग है, रेट ऑफ चेंज विथ माइनस साइन। माइनस में बताऊंगा क्यों होता है। पहले इसको लिख लो बच्चों, ये मुझे हटाना पड़ेगा पहले। हाँ बच्चों, अब फैराडे लॉ के बाद जो बारी आती है वो है लेंजेस लॉ की। लेंजेस लॉ ने बोला था द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ऑलवेज अपोज द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब जो आप बोलोगे मैं उसको उल्टा करूंगा, ठीक है। मम्मी बोलती है बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा बोलेगा नहीं मम्मी नहीं पढ़ना है। मम्मा बोलेगी बेटा पढ़ाई मत करो, तो नहीं मम्मा मुझे तो पढ़ना है ना, उल्टा, ऑलवेज अपोजिट। तो ये लेंजर लॉ ने समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारे पास करंट इंड्यूस होता है तो जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ है उसको वो अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉइल है और हम लोगों ने गैल्वानोमीटर का सेटअप किया था, ये मैग्नेट है, ये पास मूव करेगा तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मींस इसमें करंट आ गया है। तो कॉइल में करंट जो इंड्यूस हुआ है वो इस तरह से इंड्यूस हुआ है कि अपने फेस को, देखो किसी भी कॉइल में अगर करंट जाएगा थोड़े टाइम के बाद वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। तो इसमें भी मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है। अब ये बोलेगा कि भाई मैं भी नॉर्थ पोल हूं, मेरा वाला फेस सामने नॉर्थ पोल हो गया, तुम भागो यहां से। इसे भगाएगा, अपोज करेगा इसके मोशन को। जैसे जैसे पास आएगा इसकी ऑपोजिशन, क्वाइल के द्वारा ऑपोजिशन बढ़ती जाएगी ऑलवेज। और अगर ये दूर जाना चाहता है तो इसको अट्रैक्शन फील होगा, बोलेगा दूर मत जाओ पास आ जाओ, हमेशा उल्टा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट ऑलवेज अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। इसलिए हम लोग ईएमएफ में क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। ये नेचर अपोजिट है, यहां पे पास आएगा तो दूर भेजेगा, दूर जाएगा तो बोलेगा पास आ जाओ, ऑलवेज अपोजिंग नेचर, ठीक है बच्चों। इसमें हमें एक डेरिवेशन करनी है, उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, दिस वन। अब ये वर्ड है मोशन का, मतलब ये मोशन से बना है, मोशन के कारण जो ईएमएफ उसमें आएगा दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट है आई, ये वेलोसिटी v से, इसकी लेंथ l है, ये वेलोसिटी v से आगे की तरफ जा रहा है ये वायर। किसी इंस्टेंट हमने इसको पकड़ा कि भैया कहां जा रहे हो, तो यहां पे मुझे ये मिला वायर, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x होगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय द वायर, अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द वायर इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, l इनटू x इज द एरिया। तो हम लोग जब फ्लक्स लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, बी ए कॉस ऑफ थीटा।
अब ये जो एरिया बना, देखो एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। ये जो रेक्टेंगल का एरिया बना इसका भी ऐसे लेंगे आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर। क्रॉस 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 का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो 180 डिग्री हो गया एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, माइनस बी इंटू एरिया हो गया। अब एरिया क्या होगा यहां पे, L इंटू एक्स, L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, और B तो मैग्नेटिक फील्ड है ही हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस वन। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हो जाएगा d∅dt माइनस ऑफ BL इंटू dx/dt, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, सो माइनस BLV, ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और EMF क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ d∅dt, और d∅dt क्या होता है, माइनस BLV हम लोगों ने फाइंड किया है। सो जो EMF आ गया वो आ गया BLV, दिस इज द EMF डेवलप्ड इन दिस वायर। अब EMF आ गया तो करंट भी तो होगा, सीधी सी बात है। तो मैं लिख सकता हूं सिंस EMF इज इक्वल टू BLV, EMF को लिख सकते हैं I इंटू R, तो I मुझे मिल जाएगा BLV अपॉन R। ये करंट इस वायर में आ चुका है, R इज द रेजिस्टेंस इन दिस वायर। तो बच्चों हम लोग क्या करें, अभी करंट तो आ गया। हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाई करी थी फोर्स ऑन द वायर, करंट कैरिंग वायर, वो फॉर्मूला शायद याद हो आपको, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, जो इसके ठीक पहले है। आप चाहो तो देख लेना, नोट्स देख लेना, याद नहीं है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद हो। तो हम लोग यहाँ पर करंट, इसमें करंट आ जाएगा, पहले इसमें करंट नहीं था, पहले इसमें कोई करंट नहीं था, गलती से दिखा दिया मैंने, बाद में करंट आएगा क्योंकि मोशनल EMF है, मोशन इसमें हो रहा है, करंट नहीं था पहले। अब करंट इंड्यूस हो गया इसमें, तो हम लोग यहाँ पर करंट तो इंड्यूस हो गया इधर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे साइन थीटा की जगह, तो फोर्स ऑन दिस वायर BIL साइन 91 हो गया, B तो B होगा, और I जो अभी इंड्यूस हुआ है वो हमने निकाला है BLV अपॉन R, BLV अपॉन R। तो फोर्स मुझे मिल गया B² L² V अपॉन R। ये जो फोर्स आया है वो इस वायर पे लगेगा। अब लेंजेस लो क्या कहता है, फिर से याद करो लेंजेस लो, ये बार बार याद करना पड़ेगा, ये बार बार हमारे को काम आएगा। Induced EMF current always oppose the cause that has induced it, है ना, ये तो है। तो ये वायर तो आगे जा रहा है with some velocity v, अब ये फोर्स किधर लगेगा, इसको अपोज करेगा, इसके मोशन को, ये फोर्स इधर लगेगा। हमेशा उल्टा होता है क्योंकि वायर की आगे जाने की वजह से हमारे पास EMF इंड्यूस हुआ है और करंट इंड्यूस हुआ है, तो इस करंट के कारण जो फोर्स वायर पे लगेगा इसके मोशन को अपोज करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। यानी कि हम चाहते हैं कि ये वायर इसी वेलोसिटी से आगे चलता रहे, तो मुझे कॉन्स्टेंटली सेम फोर्स आगे लगानी पड़ेगी, सेम फोर्स आगे लगानी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली इसको भेजने के लिए विद द वेलोसिटी v। अब हमें फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि तो पीछे जाने की सोचने लगा, यानी कि व्हाट इज द पावर स्पेंट बाय अस, तो पावर भी फाइंड करनी पड़ेगी हमारे को। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स तो हमने अभी फाइंड किया है B² L² V अपॉन R। दिस वन, दिस इज द पावर। इतना पावर हमारे को चाहिए इसको आगे खींचने के लिए, सो दैट वेलोसिटी v कैन बी मेंटेन्ड।
शुरू में तो हमने वेलोसिटी भी दे दिया, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय द वायर बढ़ता जाएगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है, एनी करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, तो ये फोर्स लगने लगा, ये फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगा और हम चाहते हैं कि आगे चलता रहे विद द सेम वेलोसिटी, तो हमारे को सेम फोर्स आगे लगानी पड़ेगी। दैट मींस वी हैव टू डिलीवर दिस मच ऑफ पावर सो दैट दिस वायर कैन ट्रांसलेट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लो, एक बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है, नोट कर लो। आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास बोलने का, बिना घबराए हुए, और इसको नोट करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे वीडियो पढ़ तो लेते हैं, नोट नहीं करते, उनके पास नोट्स नहीं होता और एग्जाम के टाइम में फंस जाते हैं, आप कहाँ जाए क्या करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने 3 पार्ट में बनाए हुए हैं, 2 पार्ट में तो थ्योरी कवर अप हो जाता है, थर्ड में न्यूमेरिकल्स भी है। तो अगर पूरा पढ़ना चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो तीनों पढ़ लो, ताकि आपका पार्ट 1 से कुछ थ्योरी पोर्शन कवर अप हो जाए, पार्ट 2 से जो बचे हुए थ्योरी पोर्शन है वो कवर अप हो जाए। सेल्फ इंडक्शन मैंने अलग से चैप्टर बनाया हुआ है जो कि पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो 3-4 पार्ट पर अगर पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल्स भी मेरे दिए हुए वीडियो से कर लेते हो, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आप किसी भी बुक से चाहो तो न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, एनी बुक, कोई सा ही बुक हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना, प्लीज प्लीज प्लीज, और इसको नोट करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हैव अ लुक।